छात्रों, तथाकथित विचारधारा की राजनीति का पूरा संदर्भ समझाने के क्रम में ये जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, इसका ये अगला व्याख्यान है और इसमें हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः पॉलिटिकल पार्टियों का किसी भी नेशन स्टेट में क्या रोल है और क्या नेशन स्टेट के एक बने रहने में पॉलिटिकल पार्टियों का ही निर्णायक रोल है या उनका सहायक रोल है और मुख्य भूमिका किसी अन्य की। इस पर अपन चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने पॉलिटिकल पार्टियों के उदय और विकास के संबंध में और समाज से उनके संबंध के विषय में बताया था। अब इस बार ये जो चौथा व्याख्यान है, इसमें ये चर्चा करेंगे कि जो नेशन स्टेट्स हैं, क्योंकि नेशन स्टेट्स लगभग 150 पौने 200 वर्ष पहले संपूर्ण संसार में बने हैं। राष्ट्र अलग चीज है। राष्ट्र तो जो बचा है प्राचीन राष्ट्र, वो केवल भारत ही है और भारत भी भावना और ज्ञान के उच्च स्तर पर तो राष्ट्र है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये नेशन स्टेट है और राष्ट्र नहीं है उस अर्थ में, क्योंकि राष्ट्र तो भारत राष्ट्र का आधार सनातन धर्म है, जो कि इस समय राजनीति का आधार नहीं। तो नेशन स्टेट जो हैं वो अधिकतम 150, कोई 160 170 वर्ष पुराने हैं। तो ये जो नेशन स्टेट बने हुए हैं, कब तक बने रहेंगे ये अलग बात है, क्योंकि संपूर्ण यूरोप में ये चर्चा हो रही है कि अब ये संस्था जो हमने चर्च के अत्याचारों से पीड़ित ईसाइयों ने चर्च को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए जो नेशन स्टेट की एक राजनीति चलाई थी, वो कह रहे हैं कि ये अब लगभग समस्याग्रस्त भी हो गई है थोड़ी। नेशन स्टेट से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो कम से कम जो ईसाई चर्च वगैरह के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नेशन स्टेट काफी नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए यूरोपीय यूनियन का काम शुरू किया कि नेशन स्टेट थोड़ा सीमित रहें और एक हो जाएं। दूसरे जो व्यापारी समूह हैं, व्यापारी भी यूरोप में पुराने नहीं हैं, क्योंकि पहले तो वो लोग जो लूट डकैती छल ठगी ये करते थे, इसी को बिजनेस कह देते थे, लेकिन अब थोड़ा व्यवस्थित व्यापार वहाँ शुरू हुआ है लगभग 100-125 वर्षों से। तो वो कहते हैं कि जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि भाई एक नेशन स्टेट तो बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सी संस्थाएं बना भी दी हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया है जो नेशन स्टेट पे बड़ी सीमा तक कंट्रोल करता है। फिर ये बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं, उनकी शर्तें नेशन स्टेट से कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत कुछ इनको अधिकार मिल जाते हैं। अभी उनके विस्तार में आज नहीं जाएंगे, फिर कभी बताएंगे। जैसे कि मान लो शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला बिना हमसे पूछे न हो, ये भी कई जगह मल्टीनेशनल सरकारों से संधि रखते हैं। भारत सरकार से भी ऐसी संधियां थी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के समय इन संधियों का पालन नहीं हो रहा होगा, या क्योंकि वो बहुत उनमें ताकत नहीं है मल्टीनेशनल्स में स्वयं की, अफसरों को पटा के कुछ संधियां कर लेते हैं। तो मूल बात यह है कि फिर मानवाधिकार आयोग और तरह तरह की और संस्थाएं बना दी हैं। फिर विद्या की संस्थाएं तो हैं ही, जो नेशन स्टेट को वो कहते हैं पिघलाव की दशा में ला दिया है, यानी ये चीज स्थायी नहीं रहेगी, पिघल रही है। तो नेशन स्टेट है लेकिन पिघलाव की दशा में है, ऐसा यूरोप के राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री और राजनेता और मल्टीनेशनल के लोग भी बोलते हैं। लेकिन अभी जो भी है, नेशन स्टेट एक सुदृढ़ इकाई है, केंद्रीय इकाई है, उसके बल पर ही सारा लेन देन होता है। यहाँ तक कि जो कह रहे हैं कि हमने पिघलाव ला दिया है, तो वो पिघलाव भी नेशन स्टेट की यूनिट्स के जरिए ही होता है, केंद्रीय सरकारों के, इसलिए नेशन स्टेट है। तो अब ये जो नेशन स्टेट है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज के कारण है? क्या अगर पार्टियां नहीं रहेंगी तो नेशन स्टेट नहीं रहेगा? ये जानना चाहिए, क्योंकि भारत में तो जैसा हमने बताया, पॉलिटिक्स और राजनीति का फर्क नहीं जानते। पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी का जो खेल है वो नहीं जानते कि आइडियोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है।
वो मान लेते हैं कि ये कोई इसी विचार के लिए समर्पित कोई ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। अब क्या कहें, ऐसा चित्त में विसंगति है कि एक और तो राजनेता को कहेंगे कि अरे बड़ा भारी राजनेता है, उसने उसको मारा, उसको पटका, ये छल किया, धोखा दिया। षाड्गुण्य की राजनीति में जो परंपरा है उसको थोड़ा और विकृत रूप में याद रखते हैं कि ऐसे थोड़ी राजनेता हैं, धोखा क्यों नहीं दे, छल क्यों नहीं करे, वचन तोड़े क्यों नहीं। और दूसरी ओर ऐसे पड़े हैं इसके मोह में, नहीं नहीं वो तो कुछ भी हो, आखिर कुछ भी हो, पार्टियां जो हैं उनके विचार से ही देश टिका हुआ है, नहीं तो देश टूट जाएगा। तो इसके कारण ये जरूरी है कि नेशन स्टेट से पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिश्ता है, इसको हम समझें। तो इंग्लैंड को जो है वो आधुनिक नेशन स्टेट्स की भी जननी कह देते हैं वो लोग, अथवा वहाँ की संसद को तो कहते ही हैं कि ये सब संसदों की माता है, उनके क्या माता क्या बच्चे को अलग बात है, पर ऐसे कहते हैं। तो इंग्लैंड को हम लोग नेशन स्टेट का एक मॉडल मान सकते हैं। हालांकि वो इंग्लैंड फिर यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड आदि भी शामिल हो गए। तो फिर वो इंग्लैंड से बढ़ के, नेशन स्टेट से बढ़ के बड़ा यूके बन गया। उसमें मल्टी लेयर गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन अभी अपन इंग्लैंड क्योंकि मूल है, इंग्लैंड ही फैल कर यूके हुआ है, यूनाइटेड किंगडम हुआ है, इसलिए एक इंग्लैंड की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले 3 महत्वपूर्ण देशों की चर्चा आवश्यक है, रूस, फ्रांस और जर्मनी। रूस और फ्रांस ये बहुत बड़े नेशन स्टेट हैं यूरोप के। सोवियत संघ जब था वो तो फिर एक दैत्याकार नेशन स्टेट था, लेकिन वो 1990 के बाद पहली की स्थिति में आ गया है। 1970 से 1990 तक दैत्याकार था, अब पुरानी स्थिति में आ गया है। लेकिन फिर भी रूस एक बड़ा राज्य है, तो उसके विषय में जानेंगे। और उसके बाद फ्रांस बड़ा राज्य है और जर्मनी बड़ा राज्य है, इन तीनों के विषय में जानेंगे। तो जो रूस है, रूस की जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलती है। अब पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी चला रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका नाश ही कर दिया था, उसकी संस्कृति का, वहाँ के शिक्षा का, वहाँ के। अगर आप वहाँ सोल्जेनित्सन के उपन्यास पढ़ें तो पता चलेगा कि कैसे रूस की जो भी आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना थी उसका नाश कर रहे थे कम्युनिस्ट। चीन की तो बात ही अलग है, चीन में तो माओ ने एक प्रकार से संपूर्ण चीनी संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। रूस में उतना नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा तक रूसी संस्कृति को नष्ट किया। उसके विरुद्ध वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे उन्होंने विद्रोह किया। कुछ अमेरिका से मदद मिली, कुछ इंग्लैंड फ्रांस से मदद मिली, और रूस जो है, रूस को बनाने में भी इंग्लैंड और फ्रांस की ही भूमिका थी। सोवियत संघ को बनाने में रूस से सोवियत संघ भी बना तो इंग्लैंड और फ्रांस की कृपा से, और फिर सोवियत संघ का विघटन होकर फिर रूस बना, तो उसमें इंग्लैंड और फ्रांस की बड़ी भूमिका थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी भूमिका थी। लेकिन फिर भी जो रूस का नेशन स्टेट है उसकी अपनी बहुत स्वयं में एक सत्ता है, और इसलिए उसके विषय में जानना चाहिए। तो ये जो रूसी नेशन स्टेट है ये वस्तुतः है केवल पार्टी से तो चलता नहीं। तो सबसे बड़ी संस्था जो नेशन स्टेट को बनाए रखने वाली है रूस में, वो क्या है, तो वो वहां का ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के कारण वहां एक राष्ट्रीयता की भावना है। अगर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च नहीं रहेगा तो फिर वहां नेशन स्टेट के बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। तो पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि अब पार्टियां हैं, पार्टियों के चुनाव भी होते हैं, पहले जैसा नहीं है कि बस एक ही पार्टी रहे, लेकिन फिर भी वो जो खड़ा हुआ है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसकी गांव-गांव तक शाखाएं हैं, उसके रीति रिवाज हैं, उसकी मान्यताएं हैं। हालांकि रूस में कुल 48% ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और 38% तो ऐसे लोग हैं जो मार्क्सवादी दौर के कारण अब कहते हैं कि कोई कोई रिलीजन नहीं, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, खुले हुए हैं। उसके लिए
हिंदू धर्म का वहाँ बहुत स्कोप हो गया है। अपनी तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी जी महाराज के शिष्य लोग हैं, वो वहाँ काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म के बाकी संप्रदायों के लिए भी वहाँ भरपूर अवसर है। अगर भारत सरकार की नीति अपने धर्माचार्यों, कम से कम जो अच्छे धर्माचार्य हैं, उनके प्रति थोड़ी अनुकूल बने और वहाँ उनका संरक्षण करे, तो बहुत तेजी से वहाँ हिंदू धर्म फैल सकता है। क्योंकि पुराने ऋषियों में भी पहले तो हिंदू धर्म का ही संस्कार था। रूसी भाषा भी संस्कृत के बहुत निकट है। तो मुख्य बात यह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च रूस के नेशन स्टेट का डिसाइडिंग फैक्टर है। यद्यपि 38% लोग कहते हैं कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन उनमें दूसरे रूप में रूसी राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम है, और वो इसके कारण उसका विरोध नहीं करते कि साहब अब हम तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन नहीं हैं। तो वो इसलिए नहीं करते कि वो पहले कल तक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रहे। तो ये एक सत्य जानना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या है, वहाँ जो खतरा है वो इस्लाम से है, क्योंकि 6.5% मुसलमान हैं और वो काफी वहाँ उपद्रव करते रहते हैं, बाकी लोग तो थोड़े से ही। तो ये तो हुआ रूसी नेशन स्टेट की आधारशिला। अब जो दूसरे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमें समझने की चीज है, तो एक तो फ्रांस का राष्ट्र। अच्छा, ये तो जैसा हम लोग सब जानते ही हैं, चर्चा में आ ही गया कि जो वर्तमान रूप है रूस का, जो नेशन स्टेट है, वो वर्तमान में जो बना है वो तो 1990 में बना है। उसके पहले 1917 में सोवियत संघ बना था। जार का शासन जो था उसको उखाड़ फेंका था इन लोगों ने, तो एक कई पार्टियों का एक संघ बना। फिर उसके बाद अकेले एक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन कर लिया, और इंग्लैंड और फ्रांस ने कहा कि तुमने युद्ध में हमारा साथ दिया है जापान और जर्मनी के विरुद्ध, तो जाओ इस इलाके में कब्जा कर लो। तो वो बड़ा बन गया। फिर वो भंग हो गया, सारे जो इलाके मिलाए गए थे वो अलग हो गए, 16 गणराज्य। और अब जो रूस है वो अकेला ही एक नेशन स्टेट है, और उसको टिकाने में मूल भूमिका ऑर्थोडॉक्स चर्च की। अब ये जो फ्रांस है, फ्रांस के विषय में भी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली नेशन स्टेट है। लुई 14वें के समय ये बना था। उसके पहले तो देखिए बहुत समय तक फ्रांस में जर्मन फ्रैंक कहते हैं उनका शासन रहा। इसके बाद फिर इंग्लैंड से उसकी 100 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। कभी इंग्लैंड कब्जा कर लेता था फ्रांस के अलग अलग इलाकों में, और फिर कभी फ्रांस इंग्लैंड के इलाके में कब्जा कर लेता। उसको 100 ईयर्स ऑफ वार कहते हैं। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल तक युद्ध चला। फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट आए हैं 1800, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट 19वीं शताब्दी में जब आए हैं, तो उसके बाद से उन्होंने, उस समय भी नेशन स्टेट ये नहीं था, उन्होंने कहा ये तो पूरा जो इलाका है जिसको अब अभी यूरोप कहते हैं, उसको उन्होंने कहा था कि ये सब हमारा है। पूरे इलाके में कब्जा कर रहे थे। अब जब वो अगर और पहले जाएं कि साहब पुराना है, हाँ तो पुराना तो है, लेकिन 16वीं सदी में वहाँ क्या था, कैथोलिक्स थे और ह्यूगेनॉट्स थे। क्रिश्चियन के दो संप्रदाय थे, कैथोलिक्स और ह्यूगेनॉट्स, और उनमें भयंकर लड़ाइयाँ होती थी, है ना। और रिलीजियस वार जिसे वो लोग कहते थे, रिलीजियस वार के नाम पे जबरदस्त लड़ाई थी। फिर इसके बाद फ्रेंच क्रांति हुई 1789 में। तो 1789 में फ्रेंच क्रांति के जो विचारक लोग थे, उन्होंने मानवाधिकार की घोषणा की, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। उस मानवाधिकार की घोषणा का ही कुछ रूप जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार में लिया है। लेकिन फिर वहां युद्ध होते रहे 1803 से 1815 तक। नेपोलियनिक वार कहते हैं, नेपोलियन वाली लड़ाइयां छिड़ी रही जगह जगह। और इसके बाद फ्रैंको प्रशा युद्ध भी हुआ। पहले एक प्रशा करके बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, और ये फ्रांस का था, इनकी लड़ाई हुई। फिर 1870 में फ्रैंक गणराज्य बना, कई बार दिखता, और जो वर्तमान रूप है वो 1958 में बना। तो फ्रांस के नेशन स्टेट का जो वर्तमान रूप है वो 1958 में बना है, यानी लगभग 60-65 साल पुराना है। हालांकि उनका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है, लेकिन वो बदलता रहा। बताया पहले ह्यूगेनॉट्स और कैथोलिक आपस में लड़ते रहे,
फिर बोनापार्ट ने कहा कि हम तो पूरे इलाके में कब्जा कर लेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि हम तो पूरे इलाके में ही कब्जा कर लेंगे। और इसके बाद 1940 में एक बार बना, फिर भंग हुआ। फिर 1940 में बड़े बड़े हिस्से में फ्रांस के जर्मनी का कब्जा हो गया था, है ना। इसके बाद जाके फिर एक बार 1944 में स्वाधीन हुआ, फिर भंग हुआ, ऐसे लगातार चला है। और 1958 में जो रूप बना है, द गाल उसके राष्ट्रपति हुए, तब से अभी तक है। तो इसमें राष्ट्रपति जो हैं वो जो वहाँ का चर्च है उसके संरक्षक हैं। फर्क इतना पड़ा है कि फ्रांस जो है पहले केवल कैथोलिक चर्च को संरक्षण देता था, लेकिन अब दोनों ही प्रकार के चर्चों को संरक्षण देता है, कैथोलिक भी और प्रोटेस्टेंट। फ्रांस थोड़ा अपेक्षाकृत सबसे उदार राज्य, तो वहाँ जो पार्टियां हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। जो वस्तुतः है, वहाँ राष्ट्रपति को बहुत अधिकार प्राप्त हैं और राष्ट्रपति चर्च की मान्यताओं के अनुसार शासन करता है, और वही फ्रांस के राज्य का आधार है। पहले केवल रोमन कैथोलिकों को राजकीय संरक्षण मिला था, अब जो है रोमन कैथोलिक चर्च को विशेष राजकीय संरक्षण प्राप्त है, लेकिन बाकी प्रोटेस्टेंट आदि को भी छूट है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो चर्च का सर्वोच्च प्रशासक है फ्रांस में, और उसको असीमित अधिकार है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति ये संदेश देते हैं संसद के शुरू में, उस पर संसद में कोई बहस नहीं हो सकती और वो नीति का निर्धारक होता है। तो चर्च के सर्वोच्च संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो नेशन स्टेट की शक्ति कहाँ है? फ्रांस के चर्च में, मुख्यतः रोमन कैथोलिक चर्च में। उन्होंने अब थोड़ा उदारता दिखाते हुए अन्य चर्च को भी अधिकार दे दिया है। फ्रांस सबसे उदार माना जाता है यूरोप में, ध्यान रहे, क्योंकि वहाँ उन्होंने होमोसेक्सुअल मैरिज को भी, होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को भी वो दी है, और सेम सेक्स मैरिज को भी अनुमति दे दी है, और बहुत सारे कानून बने हैं संसार का। और यूरोप का सबसे अपने को उदार कहने वाला, लेकिन बड़ा ही विचित्र सा उदारता के नाम पर बहुत सारी चीजों को छूट देने वाला ये फ्रांस है। लेकिन अभी आज जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो एकता है नेशन स्टेट की, उसका संबंध रोमन कैथोलिक चर्च से है, न कि पार्टियों से। फ्रांस में क्रिश्चियन अब केवल 51% ही बचे, लेकिन जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जो अपने को नो रिलीजन कहते हैं, वो क्रिश्चियनिटी पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। 40% लोग हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी पर चोट नहीं करें तो आप वहाँ हिंदू धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं। इस्लाम को तो वो अनुमति नहीं दे सकते, और इस्लाम जो है वो वहाँ काफी 5.5% होकर भी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो इस्लाम के प्रति फ्रांस के राजनेता बहुत सजग हैं, और प्रशासक बहुत सजग हैं, और वहाँ की सेना भी बहुत सजग है। और इस तरह फ्रांस का जो नेशन स्टेट है उसका आधार भी कोई पार्टी नहीं। फ्रांस में भी पहले अनिवार्य सैनिक भर्ती थी, जो कि चर्च के लिए ही थी, चर्च के नियंत्रण में ही, क्योंकि चर्च के हेड हैं राष्ट्रपति, और चर्च के लिए युद्ध लड़ना है, इसलिए अनिवार्य सैनिक भर्ती थी। अभी 1997 से ये बंद हो गया है कि अभी भी फ्रांस के बहुत से ओवरसीज कलेक्शन, वो कहते हैं समुद्र पार कई इलाकों पर उनका कब्जा है, इसलिए उन्होंने काफी सेना रखी। अब फ्रांस जो है वो 3 ओर उससे घिरा है, समुद्रों से। तो इसके कारण क्या है कि नौसेना भी उसकी बहुत शक्तिशाली, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, तो बहुत ही शक्तिशाली नौसेना उसने रखी है, और उसकी सेना भी काफी बड़ी मानी जाती है। अब इसके बाद अपन जर्मनी की चर्चा करते हैं। ये जो जर्मनी नेशन स्टेट है, ये हम सभी जानते हैं, पहले यहाँ जो स्थिति थी तो उसमें आपस में ही बहुत ही भयंकर लड़ाई थी, और अंत में वहाँ उस लड़ाई का फायदा उठा के अपने आप को नेशनलिस्ट सोशलिस्ट कह के हिटलर आ गए। हिटलर ने बाकी सबको दबाया, पहले उनका बहुत विरोध हुआ, और इसके बाद
हिटलर शासन में आ गए। हिटलर शासन में आ गए तो हम सभी जानते हैं 38 से 45 तक जो है विश्व युद्ध हुआ। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो भी जर्मनी और जापान एक तरफ थे और इंग्लैंड, फ्रांस आदि दूसरी तरफ थे। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें भी जर्मनी और जापान और इटली ये साथ थे और सोवियत संघ, इंग्लैंड और फ्रांस, बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ, ये दूसरी तरफ थे। अब जर्मन सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वस्तुतः 1942 में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया था। तब तक नेशन स्टेट बोलते तो थे, लेकिन देखिए जब मौका लगता है ये एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। तो जर्मन माने किसी भी इलाके को अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो जर्मन सेनाओं ने संपूर्ण यूरोप पर 1942 में लगा आधे से ज्यादा यूरोप पर जर्मन सेनाओं का कब्जा था। लेकिन फिर सोवियत संघ थोड़ा ज्यादा लड़ने आ गया। सोवियत संघ उन लोगों के, पहले तो सोवियत संघ और इनके बीच दुविधा थी। वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, हम न उधर जाएंगे न इधर जाएंगे, लेकिन अंत में वो आ गए और सोवियत सेनाएं जब घुस आई तब से स्थिति एकदम बदल गई। और फिर अचानक लगा कि अब कहाँ, तो लग रहा था कि हम जीत रहे हैं और कहाँ वो हारने लगे। तो हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर दी। 8 मई 1945 को जर्मनी ने समर्पण कर दिया। अब मुख्य बात यह है कि जो हिटलर के समय बड़ा शक्तिशाली था जर्मनी, वो कैसा था? क्योंकि ये इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग आजकल चीन की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं लोग भारत में। मतलब विचित्र लोग हैं भाई, प्रशंसा कर रहे हो। अभी यहाँ का जो एक अखबार है दैनिक भास्कर, जो अपने को राष्ट्रीय अखबार कहता है, उसने कहा है कि चीन ने बड़ी शुद्ध हवा कर रखी है, काश भारत भी शुद्ध हवा कर ले। किसी को पता ही नहीं है कि वहाँ व्यवस्था क्या है। करोड़ों लोग मार दिए गए हैं और उसके बाद पूर्णतः राज्य का नियंत्रण है। आप पसंद करेंगे क्या इसे? लेकिन नहीं, कुछ भी किसी भी तरह भारत की निंदा और दूसरे देशों की प्रशंसा करना। तो जर्मनी में भी क्या हुआ था, 2 करोड़ लोगों की हत्या हिटलर ने की, जिसमें 60 लाख यहूदी थे और 2 लाख ये रोमा थे जो मूलतः भारतवंशी हैं, रोमा लोग, उनको मार डाला था। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो कि जिनके बारे में संदेह हो गया था कि ये पक्के हिटलर के पक्ष में नहीं है, राजनीतिक लोग मारे गए, यहूदी मारे गए और पोल्स लोग मारे गए, यूक्रेनी लोग मारे गए। लगभग 10 लाख बेलारूस के लोग मारे गए, 13 लाख यूक्रेनी लोग मारे गए, 27 लाख पोल मारे गए, 35 लाख जो है सोवियत संघ वाले मारे गए। पहले जो वहां रह रहे थे जर्मनी में, उनका सोवियत संघ से झुकाव दिखा तो उनको मार दिया। तो ऐसा तो था। इसके बाद जब वो अस्तित्व में भी आया तो इन्होंने क्या किया कि जो इनका जो इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देने वाला हिस्सा था वो पश्चिमी जर्मनी बन गया, है ना, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और रूस जिन जिन इलाकों में काबिज हो गया था वो पूर्वी जर्मनी बन गया। तो इनमें भी आपस में लड़ाई चलती रही और अंत में ये भी जब सारे माने 30 अक्टूबर 1990 को ये एक हो गए। तो जो एक हो गए हैं उसमें से जो पूर्वी जर्मनी वाला हिस्सा है उसमें तो ऐसे लोग रहते हैं जो अपने को कहते हैं कि हमारा कोई रिलीजन नहीं। पश्चिमी जर्मनी में अभी भी सबसे ज्यादा बहुत ही निष्ठावान ईसाई लोग ही रहते हैं और चर्च के कारण ही वो अभी भी एक है। लगभग 8 करोड़ आबादी जर्मनी की है, उसमें सबसे बड़ी संख्या 68% ईसाई हैं, जिनमें से कैथोलिक तो हैं ही। कैथोलिक इन्होंने उसमें आपस में डिवीजन कर रखा है, बहुत से मतभेद भी करते हैं। कैथोलिक है, फिर एक इवेंजिकल चर्च है, यानी जो सारे संसार को ईसाई बनाने के लिए कैथोलिक भी कोशिश करते हैं, इवेंजिकल चर्च और उस तरह से करता है, और प्रोटेस्टेंट भी हैं। तो ये कुल मिला के 68% तो हुए कैथोलिक और इवेंजिकल मिला के, और फिर ये 30% के करीब प्रोटेस्टेंट भी हैं। तो ये कुल मिलाकर ईसाई बहुल समाज है और जो कंट्रोल करता है वो रोमन कैथोलिक चर्च का जो नेटवर्क है उसी के कारण। यहाँ तक कि जो ईस्टर्न जर्मनी टूटा भी तो उसमें कैथोलिकों ने, रोमन कैथोलिकों ने, कैथोलिक ईसाइयों ने काफी मदद की पश्चिमी जर्मनी की, और तोड़ने में बड़ी सहायता की। इसीलिए जब वो दीवार टूटी तो मारे उत्साह के सब हो गए। अब अपने यहाँ ये सब न जान के वो कहते हैं देखिए बर्लिन की दीवार टूट गई,
तो भारत पाकिस्तान की वाल क्यों नहीं टूटेगी, है ना? भाई वो दोनों तरफ एक ही मत के, एक ही आस्था के क्रिश्चियन लोग थे, इसलिए वो उत्साह से लपट पड़े। यहाँ तो अगर एक हो गए तो पता नहीं जो तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में, उन्मादियों की भीड़, लगता है कुछ भी पैशाचिक कर्म करेंगे। एक सेना जो है वो वहाँ, सेना भी एक मिसनॉमर है, पाकिस्तान अभी विषय नहीं है। सेना सेना कहते हैं, वास्तव में वो मजहबी लोग हैं। सेना का क्या बल है, सेना तो जैसे भारत की ऐसी वहाँ की, लेकिन उनमें मुस्लिम कट्टरता है। वो इस्लाम के कारण वो इतने उग्र हैं। इस्लाम का नियंत्रण रखने के लिए वो सदा ही पार्टियों को कंट्रोल में रखते हैं। जर्मनी में जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च वहाँ की नेशन स्टेट का, नेशनलिटी का आधार है। अब इसके बाद, क्योंकि समय थोड़ा है तो थोड़े थोड़े नहीं बता रहे हैं, इसके बाद जो जिसे हमारे यहाँ संसद की जननी, लोकतंत्र की जननी आदि सब कहा जाता है, उस इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में पहले दो पार्टियां थी, कंजर्वेटिव और लिबरल। तो कंजर्वेटिव वो हैं जो प्रोटेस्टेंट चर्च को एकदम, प्रोटेस्टेंट चर्च के सारे ही रूढ़ियों और नियमों और आस्थाओं का यथावत पालन करने का पक्षधर है, वो कंजर्वेटिव है। और जो उसमें थोड़ी सी, मतलब उसमें ईसाइयत के भीतर ही, प्रोटेस्टेंट ईसाइयत के भीतर ही कुछ चीजों में उदारता जो चाहता है, उसे वो लिबरल कहते हैं। तो प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रति दोनों की समान निष्ठा है, लेकिन वो थोड़ा सा निजी जिंदगी में थोड़ा ये लिबरल हैं, वो कंजर्वेटिव हैं। क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में दोनों की समान आस्था है। और जो क्राउन है, वो राजा हो या रानी, उन दोनों के लिए कॉमन नाम कर दिया है क्राउन। तो क्राउन जो है वो सदा प्रोटेस्टेंट चर्च का संरक्षक है, नेशन स्टेट। तो वहाँ कंजर्वेटिव और लिबरल के मत्थे वो नहीं है, क्योंकि वैसे भी वहाँ तो अलिखित संविधान है, लेकिन पार्टियों से तो कोई लेना देना ज्यादा नहीं है ना। पार्टियां दैनिक शासन के लिए आ जाती हैं। जो नेशन स्टेट है उसका आधार प्रोटेस्टेंट चर्च है, जिसे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड की ऊपर केंद्र से नीचे तक शाखाएं हैं। पेरिश यानी मोहल्ले की चर्च होता है, उससे ऊपर इलाकों का चर्च होता है, उसके ऊपर डीनरी होती है, उसके ऊपर साइनॉड होता है। इस तरह से संपूर्ण देश में। और जो संसद है वहाँ का, जो जिसे वो अपर हाउस कह लीजिए, अपर हाउस में तो सबसे ज्यादा पादरी लोग ही जाते हैं। 42 में से 27 पादरी नियमित अपर हाउस को चुने जाते हैं। उसमें से कुछ बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े स्थान हैं बिशप्स के, वो स्थायी रहते हैं, और शेष जो रोटेशन से रहते हैं। तो ये जानना चाहिए। इंग्लैंड जो है वो चर्च के कारण एक है। आज भी राजा ही चर्च का सर्वोच्च शासक है। और पहले तो ये था कि जो स्कूलों में प्रेयर की धुन क्या होगी, ये भी राजा तय करता था, यानी चर्च तय करता था प्रकांड करते हैं ना। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो बताता था कि स्कूल में प्रेयर की धुन क्या और संगीत कैसा हो। साथ ही कोई चर्च सभा जो है उसकी अनुमति से ही वहाँ कोई बड़े आयोजन होते थे पहले, अब थोड़ा उसमें उदारता आ गई है। और चर्च की सर्विस का अर्थ ही होता है ये प्रतिज्ञा करना कि हम अपने चर्च को दुनिया भर में फैलाएंगे। और चर्च ऑफ इंग्लैंड की शाखाएं भारत में भी हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड की शाखाएं भारत में हैं जो प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि प्रोटेस्टेंट चर्च का साम्राज्य भारत में फैलाएंगे। यहाँ तो अलग है, यह नेशन स्टेट के विषय में कोई नीति ही नहीं है। तो ये जानना चाहिए कि इंग्लैंड अगर नेशन स्टेट है तो जो वहाँ के चर्च का तंत्र है उसके कारण है। 44 डायसियन आर्क बिशप हैं, जिनमें से 26 सदा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं, मुझे 27 याद था। इनमें से लंदन, दुरहम, विनचेस्टर, कैंटरबरी और यॉर्क के प्रधान बिशप नियमित राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और शेष जो 21 बिशप हैं वो बिशपों के सम्मेलन के द्वारा, यानी ऐसा नहीं है कि कोई नेता किसी को कर देगा। कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल पार्टी या लेबर पार्टी नहीं किसी को नॉमिनेट कर सकती। बिशपों का सम्मेलन होता है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसके द्वारा तय किया जाता है कि इस बार हम किन किन बिशप्स को भेजेंगे। तो वो 21 माने जो कुल मिलाकर 44 हैं, उसमें से 5 तो स्थायी हैं और 21 को वो लोग भेजते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चर्च के बारे में कोई भी नियम बनाने का अधिकार वहां बिशप की सभा को। और इंग्लैंड के
चर्च के विषय में रिलीजियस लॉ वही है जो चर्चों की सभा पारित कर दे, संसद में उसको पढ़ के सुना दिया जाता है। काउंसिल ऑफ चर्च ने ये नियम चर्च के विषय में पारित किए हैं, उस पर बहस नहीं हो सकती। चर्च ने अपने प्रबंधन के लिए जो नियम अपने सम्मेलन में पास करके भेज दिया है, हाउस ऑफ कॉमन्स में उनको पढ़कर सुना दिया जाता है, पर बहस की कोई अनुमति नहीं है ना। तो इस तरह इंग्लैंड का नेशन स्टेट किसके कारण एक है? न कंजर्वेटिव पार्टी के कारण, न लेबर पार्टी के कारण, न लिबरल पार्टी के कारण, बल्कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के कारण, जो प्रोटेस्टेंट चर्च है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका का करते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण से और समझा दें कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे इंग्लैंड के बहाने आ जाएगा, हमारे लोग तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ना तो यहाँ स्वतंत्र कोई नीति बनी है। ज्यादातर वो इंग्लैंड के क्राउन को जो अधिकार प्राप्त था वो राष्ट्रपति को दे दिए, लेकिन वो कितनी हास्यास्पद दशा हो गई है ये नहीं जानते। इंग्लैंड की जो ब्यूरोक्रेसी है, कार्यकारिणी है, प्रशासन तंत्र है, उसके भी सब आदेश ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन जारी होते हैं। ठीक है, भारत के जो प्रशासनिक आदेश हैं वो भी राष्ट्रपति की ओर से जारी होते हैं। तो आपको लगेगा वाह ये तो ऐसे ही है, लेकिन अंतर क्या है? क्राउन जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का हेड है, प्रोटेस्टेंट चर्च की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, और उसी के इशारे पे तो चर्च बना है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, क्राउन के इशारे पे। तो जो भी आदेश होते हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के हितों का, नियमों का, आस्थाओं का, मान्यताओं का सदा ही ध्यान रखते हैं, उसके अनुसार ही होते हैं, उससे भिन्न कोई आदेश हो ही नहीं सकता। तो इंग्लैंड के जो शीर्षस्थ प्रशासनिक आदेश हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की फेथ और ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस इनके अनुरूप ही होते हैं। और भारत में जो राष्ट्रपति की ओर से आदेश जारी होते हैं, एक तो अधिकांश इस तरह से जारी होते हैं कि राष्ट्रपति का अपना जो कार्यालय है वो राष्ट्रपति के जो सेरेमनीज हैं, जो उत्सव समारोह आदि हैं, सामान्य व्यवस्था है, उसी के प्रबंधन के लिए पटु है। उसमें कोई भारत के धर्म और संस्कृति की संरचना, धर्मियों की कोई, सनातन धर्म के लोगों की कोई महासभा हो, उसकी लिस्ट हो, पता हो कि कौन महामंडलेश्वर है, कौन क्या है, और उसके अनुसार उनके नियमन के लिए सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों की किसी धर्म सभा में क्या पारित हुआ है तो उसको शासन अनुमति दे आदि, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति का जो मंडल है कर्मचारियों का, वो संस्कृति और धर्म के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। तो फिर वो क्या है? वो आईएएस है। आईएएस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के विषय में विशेषज्ञ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंग्लो सेक्शन में। तो जो कानून पारित होगा वो क्या होगा? वो जो नेता लोग इशारा कर देंगे। अब इसमें से बहुत बड़ी समस्या आती है, आपको जानना चाहिए। वो ऐसी समस्या आती है कि वहां तो ऐसा कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो ही नहीं सकता जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन नहीं हो। तो वो सदा निष्ठावान रहेगा नेशन स्टेट की रक्षा के लिए, जिसका अर्थ होता है प्रोटेस्टेंट चर्च की रक्षा, और कुछ नहीं अर्थ है नेशन स्टेट। भारत में क्या होगा? अगर कोई आस्थावान हिंदू है, थोड़े से अफसर हैं ही, तो वो क्या करेंगे? वो सनातन धर्म के अनुसार भारत राष्ट्र की संस्कृति और मान्यताएं और परंपराएं चलता रहे, सीमाएं सुदृढ़ रहें, राज्य सुदृढ़ रहे, इसकी चिंता करेगा। लेकिन जो मुस्लिम है वो ये चिंता करेगा कि किसी तरह ये कमजोर हो जाए और हम यहाँ मुस्लिम राष्ट्र ला दें, क्योंकि वो अपने अपने संप्रदाय में दीक्षित है, वहां प्रतिज्ञा किए हुए। और चर्च ऑफ इंग्लैंड तो घोषित रूप में, चर्च ऑफ एक नॉर्दर्न इंडिया और साउथ इंडिया दोनों है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की दो शाखाएं, वो तो घोषित रूप में कहते हैं कि हम भारत को भी प्रोटेस्टेंट चर्च बनाएंगे। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड की नॉर्थ या साउथ की शाखा का कोई सदस्य अगर आईएएस बन गया और वो प्रशासनिक अधिकारी हो गया, तो वो काम किसके लिए करेगा? यहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। और वैसे कागज में वो केवल एक सेकुलर प्रशासनिक अधिकारी है। तो आपने उसको दुविधा में डाल दिया। वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लेवल पे भारत को प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन बनाने के लिए सजग रहेगा, लिखित रूप में जो कानून और आदेश आ रहे हैं उनका पालन करेगा। तो जो लोग थोड़ा भी प्रशासन के विषय में जानते हैं, उसमें इतना स्कोप रहता है कि ये आदेश आया है, इसको थोड़ी सी ऐसी व्याख्या कर दो, ऐसी ढील कर दो, जिससे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन को ज्यादा सुविधा मिल जाए, हिंदुओं को थोड़ा रोक लग जाए, हिंदू धर्म पर रोक लग जाए, और सेकुलरिज्म के नाम पर
आप हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के प्रसार पे रोक लगा दीजिए। तो वहां की नकल तो आपने कर ली, लेकिन उसके मर्म की नकल नहीं की कि भारत का राष्ट्रपति सनातन धर्म का ऑफिशियल लीगल पैटर्न और संरक्षक को, ये आपने नहीं किया। इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल संरक्षक है, भारत का नहीं है। तो इंग्लैंड का नेशन स्टेट तो बचा रहेगा, किसी अन्य कारण से टूटे तो टूटे, लेकिन भारत में तो नेशन स्टेट तभी तक सुदृढ़ है जब तक यहाँ के हिंदू राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि बाकी सब आपने प्रबंध कर रखा है कि वो अपने अपने चर्च के लिए, अपनी आस्था के लिए, जो कि भारत से बाहर है, किसी की इंग्लैंड में है, किसी की अरब में है, किसी की कहीं भी है, उसके लिए काम करें। भारत राष्ट्र को मुसलमान बनाने के लिए, भारत राष्ट्र को ईसाई बनाने के लिए शीर्षस्थ सैनिक, पुलिस अधिकारी, सेना में तो अभी उतना नहीं आया है, और प्रशासन IAS और IPS काम करें। ऐसे कोई नेशन स्टेट टिकता है? तो नेशन स्टेट, इंग्लैंड का भी जो नेशन स्टेट टिका हुआ है वो न कंजर्वेटिव पार्टी से टिका हुआ है, न लेबर पार्टी से टिका हुआ है, न लिबरल पार्टी से टिका हुआ है। वो किससे टिका हुआ है? वो प्रोटेस्टेंट चर्च से टिका हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र कहा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, उसको विशेषकर हम लोगों को जानना चाहिए, जो कि बहुत सामने है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसके संविधान में पॉलिटिकल पार्टियों का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो प्रीडेटेड है, पार्टियां उसके बाद गठित हुई। तो इसलिए अमेरिकी संविधान में किसी पार्टी का कोई उल्लेख नहीं, इसलिए अमेरिकी एकता के लिए भी पार्टियों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जो पार्टियां वहां हैं भी, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, उनका मतभेद क्या है? वहां कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया। वो एक कहता है कि संसद को ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, सीनेट को, और दूसरा कहता है कि नहीं, कांग्रेस और सीनेट को उतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो डायरेक्ट चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसके पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। पूरी शक्ति कोई नहीं कहता, इनके पास अधिक रहे, ये कहते हैं ये 21 रहे, वो कहते हैं ये 21 रहे। ये प्रबंधन संबंधी और प्रशासन के विभाजन संबंधी मतभेद हैं। उनका मानना है कि इससे अच्छा प्रशासन होगा, उनका मानना है कि इससे अच्छा प्रशासन होगा, उसमें कोई आइडियोलॉजी के मतभेद नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत के संविधान में भी पार्टियों का उल्लेख नहीं, लेकिन प्रचार के बल पर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी, लोग समझते हैं राजनीति और शासन का अर्थ है पार्टी। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का कोई उल्लेख नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कैसे एक है? वो भी क्रिश्चियनिटी के प्रति फेथ के कारण एक है, और साथ ही अपनी उदारता के कारण एक है। उदारता के कारण कैसे है? कई प्रकार से एक है, क्योंकि उन्होंने, वैसे तो अगर जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके संबंध में देखें तो वो उदार नहीं, बर्बर और क्रूर है। लेकिन जो बचे, जो उनको तो भगा दिया, अभी भी वो सेग्रीगेशन में अलग अलग कई उनके उनके सेटलमेंट्स हैं। मूल जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी भी उनका नाम नहीं था, उनके नाम तो अलग अलग थे, अमेरिका नाम भी तो इन्होंने ही दिया है। वह यहाँ से जाके यूरोप से, वो लोग अमेरिकन थोड़ी थे, पहले वो तो इंडियन थे, भारतीय थे। इन्होंने पहले उनको रेड इंडियन कह दिया, फिर अपने को ये अमेरिका कहने लगे। खैर, तो अमेरिका की भी एकता का आधार क्या है? चर्च है। उसके कारण वो एक, ना डेमोक्रेट के कारण एक है, ना रिपब्लिक के कारण एक है। तो ये जानना चाहिए। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में ये स्थिति है कि भारत के संविधान में भी पार्टियों का कोई उल्लेख नहीं। उसमें यह लिखा है कि जो जिस समूह का, जिस ग्रुप का बहुमत होगा, उस ग्रुप को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने को निमंत्रित करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे जिसको बुला सकते हैं, चाहे जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। देश के हित में किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इतना तो आपने इंग्लैंड से नकल ले ली है। लेकिन फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और इन सबके नाम पे, और वैसे भी ये तो लिखा ही है कि सामान्यतः है जिस दल, जिस समुदाय को, जिस ग्रुप को
लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसको शासन बनने मतलब मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रित करेंगे। फिर बाद में जब वो बता देंगे कि ये है तो उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे और नियुक्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके कि संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का कोई महत्व नहीं है, प्रोपेगेंडा के बल पर, वातावरण के बल पर, संचार माध्यमों और शिक्षा से जो भावना रची गई है, भारत में लोग समझते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी आइडियालॉजी, इससे देश का बनना बिगड़ना है। तो आप कहेंगे फिर वो समाजवादी, तो कांग्रेस ने घोषित तौर से तो अपने को समाजवादी नहीं कहा ना, ये कहा हमारी समाजवादी लक्ष्यों में आस्था है। सोशलिस्ट पार्टी नहीं बनाई, जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी उनको तो पीट दिया, हरा दिया बुरी तरह। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको भी शुरू में तो जवाहरलाल ने बहुत से कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था, उनके विरुद्ध गुप्तचर जांच सदा बैठी रहती थी, खुफिया पुलिस उनकी छानबीन करती रहती थी। जब बाद में सोवियत संघ की दोस्ती और ज्यादा बढ़ी और दबाव बढ़ा स्टालिन का कि नहीं भाई इनको थोड़ा छूट दो, तो तब भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो हूँ सच्चा कम्युनिस्ट, ये तो नकली कम्युनिस्ट है। काफी बाद में इंदिरा गांधी के बाद भारत में कम्युनिस्टों को और ज्यादा सुविधा मिली। नेहरू के समय नियंत्रित सुविधाएं थी, हमारे लोग ये शायद नहीं जानते। मुख्य बात यह है कि पार्टियां न तो संसार के किसी भी नेशन स्टेट को टिकाए रखने का आधार हैं, और आइडियालॉजी से तो नेशन स्टेट टूटते हैं। आइडियालॉजी अभी तक केवल कम्युनिस्ट देशों में रही। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियालॉजी थी तो उसका नाश कर दिया। इस समय चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है तो चीन के सारे ही मंदिर, कम से कम 10 लाख मंदिर चीन में नष्ट किए गए। तिब्बत की बात अलग है, मूल चीन में। और 1 करोड़ बौद्ध मठ नष्ट किए गए हैं, सारे सांस्कृतिक केंद्र नष्ट किए गए हैं, करोड़ों चीनियों की हत्या हुई है और करोड़ों रूसियों की हत्या हुई थी, सोवियत संघ के करोड़ों नागरिकों की हत्या हुई थी। तो पार्टियां, जहां आइडियोलॉजी के आधार पर पार्टियां हैं, वो तो केवल हत्यारी। आइडियोलॉजी के आधार पर बनी पार्टी नृशंस और बर्बर होती है और वो दूसरों को नष्ट करती है, अपने विरोधियों को खत्म करती है। नेशन स्टेट आइडियोलॉजी से कहीं संसार में नहीं चल रहे हैं। जो पश्चिमी यूरोप के नेशन स्टेट हैं वो कैसे चल रहे हैं, अभी तक वो चल रहे हैं। अभी आप कहेंगे आपने बड़े बड़े बताया तो कुछ छोटा। अच्छा, दूसरी जो एक मुख्य बात मैं बताना भूल गया था, फ्रांस के संदर्भ में बताया ही था, 1997 तक अनिवार्य सैनिक भर्ती थी, यानी जो कॉलेज जाता है उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और 3 साल, पहले 5 साल था फिर 3 साल हुआ, कम से कम 3 साल, पहले 5 साल था, सेवा देनी पड़ेगी सेना में। अमेरिका में अभी भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसीलिए वहाँ बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो यूएसए को छोड़ के बाहर घूमते रहते हैं जवानी में। उस पर पुस्तकें आई हैं, ज्यादातर का शीर्षक है दे लव इट बट लीव इट। मतलब वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस सेना में जबरन भर्ती के डर से छोड़ देते हैं, दूसरे देशों में जाके रहते हैं। भारत में भी बहुत से आके रह रहे हैं हजारों। तो अनिवार्य सैनिक भर्ती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, फ्रांस में थी, 97 में खत्म की गई है। इंग्लैंड में उतनी मतलब है नियम, लेकिन अनिवार्य नहीं है, अर्थात आप चाहो तो स्वैच्छिक है, लेकिन फिर भी वहाँ अधिकांश लोग सेना में जाते ही हैं। जर्मनी में अनिवार्य सैनिक भर्ती है। तो जो एकता का आधार है वो इस प्रकार का है। और भी छोटे राष्ट्रों का भी, जैसे ऑस्ट्रिया किसी समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, अब छोटा सा है, 1 करोड़ की आबादी वाला नेशन स्टेट है। वहां भी रोमन कैथोलिक चर्च के कारण ही नेशन स्टेट, यद्यपि दूसरे ईसाई पंथों को भी उन्होंने छूट दे रखी है, उपासना का अधिकार कर सकते हैं, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च को विशेष राजकीय संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार हंगरी किसी समय कम्युनिस्ट राज्य था। जब कम्युनिस्ट राज्य था तब भी वहां, अब तो खैर काफी ढीलापन आ गया है, कहने को अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का कट्टर शासन था तब भी वहां रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही चर्चों के पादरियों को सरकारी वेतन, सरकार से वेतन मिलता और राज्य से भरपूर संरक्षण चर्च को प्राप्त था, दोनों चर्चों को। इटली तो रोमन कैथोलिक का केंद्र ही है, आप जानते ही होंगे। स्पेन भी
पहले तो आधा स्पेन मुसलमान रहा, 3/4 स्पेन किसी समय मुसलमान हो गया था। इसके बाद जब वो ईसाइयों के नियंत्रण में आया पिछले 500 वर्षों में, तो फिर उन्होंने मुसलमानों का सफाया करने की कोशिश की, काफी बड़ी संख्या में मारा, और रोमन कैथोलिक चर्च ही स्पेन की के नेशन स्टेट का, नेशनलिटी का आधार है। वहां तो बाकायदे नियम है कि केवल प्रोटेस्टेंट ईसाई ही स्पेन की सेना में भर्ती किया जाएगा, और किसी भी बड़े राजकीय पद में केवल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ही रखा जाएगा, दूसरे ईसाइयों को भी नहीं रखा जाएगा, गैर ईसाइयों की तो बात ही क्या है। रोमन कैथोलिक चर्च की जो महासभा है स्पेन में, वही चर्च की संपत्ति और प्रशासन और प्रबंधन सबको देखती है। सरकारों को कोई अधिकार नहीं है चर्च का प्रबंधन देखने का, है ना। और इस प्रकार स्पेन के भी नेशनलिटी का आधार क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च। स्वीडन है, स्वीडन में बहुसंख्यकों का चर्च है लुथेरियन चर्च, तो वहां लुथेरियन चर्च को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, और लुथेरियन क्रिश्चियन ही स्वीडन का प्रेसिडेंट हो सकता है। अन्य पदों पर तो गैर क्रिश्चियन जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो केवल लुथेरियन क्रिश्चियन ही हो सकता है, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक नहीं हो सकता। और किसी भी गैर ईसाई को वहां संपत्ति संबंधी साधारण अधिकार, माने लुथेरियन क्रिश्चियन के बराबर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं प्राप्त स्वीडन में किसी को भी हैं, लेकिन उनसे बहुत कम। इसी तरह स्विट्जरलैंड अपेक्षाकृत उदार क्रिश्चियन है, बहुत ही लिबरल क्रिश्चियन नेशन स्टेट है, तो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक दोनों को छूट दे रखी है, लेकिन कोई भी नॉन क्रिश्चियन वहां भी उच्च राजकीय पद नहीं प्राप्त कर सकता। ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो नेशन स्टेट हैं, इनकी शक्ति का आधार कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के मत्थे संसार का कोई भी नेशन स्टेट नहीं है, और भी बहुत से उनका हम। दूसरा, ज्यादातर जगह पश्चिमी यूरोप में अनिवार्य सैनिक भर्ती अभी भी, अनिवार्य सैनिक भर्ती से क्या होता है? अनिवार्य सैनिक भर्ती से, और वो सैनिक भर्ती चर्च के नियमों से ज्यादातर सेनाएं चलती हैं, तो उससे वो शक्तिशाली रहते हैं नेशन स्टेट की रक्षा के लिए चर्च के अनुसार। भारत में क्या है? भारत में सेना में भी मंदिर भी होगा, तो साथ में एक मस्जिद भी हो जाएगी, चर्च भी हो जाएगा, तो ये तो नेशन स्टेट को सुरक्षित रखने का कोई प्रबंध नहीं है, अविचारित सब चल रहा है और उसको उदारता मान रहे हैं। संसार के किसी भी नेशन स्टेट में, इंग्लैंड में सेना के शिविरों में मंदिर हैं क्या हिंदुओं के? कि फ्रांस में है, कि जर्मनी में है, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है? कहाँ है? तो उनकी नेशनलिटी सुरक्षित है। फिर आप कहेंगे तो भारत तो बड़ा लोकतंत्र में सुदृढ़ है। वस्तुतः भारत की जो भी राष्ट्रीय एकता है, जैसा मैं बार बार बताता हूँ, ये जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं उनकी प्रचंड धर्म भावना, जो राष्ट्र भावना से एकाकार है, उसके कारण भारत का राष्ट्र राज्य सुरक्षित है। अभी के जो चूचू का मुरब्बा बना रखा है राज्य के नाम पर, तरह तरह की आस्थाएं, तरह तरह की मान्यताएं, उसके कारण तो ये राष्ट्र 3-4 साल में ही टूट जाता। आखिर कम्युनिस्ट पार्टियों के कारण सोवियत संघ टूट गया, कम्युनिस्ट पार्टी के कारण चीन टूटन के कगार पर है। तो अगर जवाहरलाल नेहरू खुल के कम्युनिस्ट होते तो भारत जाने कब का टूट जाता, लेकिन वो होशियार थे, तो उन्होंने बाहर तो नाटक अपने को हिंदू पंडित जी कहलवाना जारी रखा, और साथ में भाषण देते रहे कि नहीं नहीं मैं तो एक्सीडेंट संयोग बस हिंदू हूँ। तो ये सब राजनेताओं की चौचले और चतुराई होती है, इधर भी रहो उधर भी रहो, वो अलग बात है, वो उनकी राजनीतिक सफलता का रहस्य है। नेशन स्टेट का आधार इस तरह की चतुराई नहीं होती। एक कोई स्पष्ट नीति चाहिए, स्पष्ट कार्यनीति चाहिए, और कम से कम जो शीर्षस्थ प्रशासनिक और सैनिक और नागरिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी आस्था किसी एक स्पष्ट श्रद्धा केंद्र, स्पष्ट श्रद्धा में होनी चाहिए। राष्ट्र कह के एक अमूर्त सी बात जो है, ये बहुत क्षणभंगुर है। वो तो हिंदुओं में, जो भी हिंदू है उसके भीतर ये निहित है। तो अगर वो हिंदू आईएएस है, आईपीएस है, आर्मी का हेड है, सिख है, सिख हिंदू एक ही है इस अर्थ में, तो वो जैन है, बौद्ध है, सब जो हमारी संविधान में हिंदू की परिभाषा है उसमें तो ये सभी शामिल है। तो उनको तो सब, उनको भारत से उतना ही प्रेम है जितना अपने पंथ से है।
इसलिए राष्ट्र एक है। यहाँ के जो सैनिक अधिकारी हैं, नागरिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें सनातन धर्म के प्रति निष्ठा है। लेकिन जो संरचना है, वो तो इस राष्ट्र को तोड़ने वाली है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है, ये तो केवल अराजकता फैलाने वाली है। अब सौभाग्यवश चूंकि मोदी जी आ गए हैं, तो एक तो उन्होंने आते से ही पहला काम किया कि आइडियोलॉजी से देखने में तो छुट्टी दिला दी, सबका साथ सबका विकास कह दिया ना। तो कम से कम आइडियोलॉजी कि हम इसको समाजवाद बनाएंगे, ये सब समाजवादी राज्य बनाएंगे, ये नहीं है। ये अलग बात है कि कई बार उनके भाषण में जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों की छाप रहती है, लेकिन चित्त उनका अलग है, भावना अलग है, दृष्टि अलग है और प्रशिक्षण भी अलग है। इसलिए वो शब्द किसी अर्थ में बोल देते हैं। ये बताने का उद्देश्य ये था कि ये जो पार्टियां हैं, भारत में तो खासकर जो पार्टी है, वो तो नेशन स्टेट का कोई, उनके पास कोई आधार नहीं। हिंदू समाज चूंकि अपना एक नेशन स्टेट चाहता है और बड़ा नेशन स्टेट चाहता है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको हर तरह से बचाए रखना चाहता है, तो वो सहन कर देता है। उसने कांग्रेस को सहन किया, भाजपा का तो स्वागत भी कर रहा है, और भाजपा की जो ऐसी चीजें लगती हैं कि ये नेशन स्टेट को कमजोर करेगी, उनको सहन कर रहा है। लेकिन ये इन पार्टियों के कारण कोई राष्ट्र एक नहीं है। संसार का कोई भी नेशन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के कारण एक नहीं है। आइडियोलॉजीज तो नेशन स्टेट को तोड़ती, जहां भी आइडियोलॉजी के आधार पर पॉलिटिक्स है, वो नेशन स्टेट को तोड़ देती है। और वैसे भी केवल पॉलिटिकल पार्टी वो बिना आइडियोलॉजी के भी हो, जैसे कंजर्वेटिव हैं और लिबरल हैं, जैसे रिपब्लिकन हैं और डेमोक्रेट हैं, जैसे फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है पार्टियां, तो उनके कारण कोई नेशन स्टेट नहीं। वो प्रशासन के दैनिक जीवन के लोगों की कोई थोड़ा-सा ये नीति बना देता है, कोई व्यापारियों को छूट दे देता है, कोई। अच्छा, दूसरी बात, भारत के राजनेताओं की खास विशेषता है जो संसार में बहुत कम मिलती। कम्युनिस्ट लोग होते थे, भारत के अधिकांश राजनेता कम्युनिस्टों की भाषा बोलते हैं, जैसे। और ये नीतिगत स्तर पर है, केवल भाषण में हो तो कोई चिंता नहीं है। जैसे आप देखेंगे विज्ञापन छपते हैं प्रदेशों के भी और केंद्र सरकार के भी, तो उसमें कहेंगे वनवासियों, श्रमिकों, मजदूरों की सरकार। भाई, आप तो कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक शासन है, आप तो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। और जब ये इंदिरा गांधी ने ये सोशलिज्म जैसा भद्दा शब्द नहीं घुसेड़ा था, तब भी यही चलता, सारे विज्ञापन छपते हैं। मैंने कई बार आपस में भी कहा, लेख भी लिखे हैं, भाई ये मजदूरों की सरकार है, तो इसका अर्थ है कि ये धनियों की सरकार नहीं, समृद्ध लोगों की सरकार नहीं है, उच्च जातियों की सरकार नहीं है, अफसरों की सरकार नहीं है। किसको? और वस्तुतः है उनके लिए कितना आप जिनका पहले तो, अब तो ओबीसी बन गया, ओबीसी में बहुत जातियों को शामिल कर लिया, फिर भी प्रतिशत बढ़ गया। अन्यथा पहले तो अनुसूचित जातियां और जनजातियां उन्हीं की सरकार बताते थे। दोनों का प्रतिशत तो 21% होता है, वो तो बहुमत नहीं है। तो आप 21% के लिए भारत शासन चला रहे हैं, बाकी 80% का क्या होगा, 79% का। अभी भी वो कहते हैं मजदूरों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, वंचितों की सरकार, दलितों की सरकार। तो भाई फिर ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं और बाकी लोगों से आपका क्या रिश्ता है? वैसे क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि व्यवहार में तो ये नहीं दिखता। ऐसा तो नहीं लगता कि भाजपा में या कांग्रेस में केवल वंचित, दलित, अल्पसंख्यक हैं, केवल मजदूर हैं, और धनी लोग कहाँ हैं? या कांग्रेस में केवल मजदूर थे? झूठ क्यों बोलते हैं? भारत के, इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक दल तो देश को क्या एक रखेंगे, सच बोलना ही नहीं जानते। हर पार्टी दावा करती है हम मजदूरों की पार्टी हैं, हम अल्पसंख्यकों के हित चिंतक हैं, हम दलितों की पार्टी हैं, तो बाकी सब जो हैं उनकी उनकी आप हत्या करेंगे क्या? एक बात, और दूसरे हत्या करते दिखते भी नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आपके यहाँ तो सभी हैं, पार्टी के प्रमुख पदों पर अन्य लोग भी हैं। अगर आप दलितों के हित के लिए ही समर्पित हैं, तो फिर आपकी पार्टी में केवल दलित होने चाहिए। अगर आप अल्पसंख्यकों के लिए ही समर्पित हैं, तो आपकी पार्टी में अल्पसंख्यक होने चाहिए, खासतौर से महत्वपूर्ण पदों के अध्यक्ष, महासचिव आदि। और आपकी पार्टी वनवासियों को ही समर्पित है, तो फिर केवल वनवासी प्रधानमंत्री और वनवासी राष्ट्रपति। आप ये क्यों नहीं कहते? वो तो मोदी जी ने तो इतना अच्छा किया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विज्ञापन अभी भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, यानी कांग्रेस, भाजपा, दक्षिण भारत, दिल्ली के भी सरकार का और केंद्र शासन के भी अधिक विज्ञापन
अब तो सबका साथ सबका विकास केंद्र में हो गया है, लेकिन फिर भी बीच-बीच में बताएँगे दलितों, हरिजनों, कहीं हरिजन शब्द अब नहीं चला है तो दलितों, अनुसूचित जातियों, कमज़ोर वर्गों की सरकार है और संपन्न वर्ग को क्या करेंगे? मार डालेंगे। तो धन कहाँ से आता है? तो धन आप क्या लुटेरे और डकैत के रूप में लेते हैं? आखिर धन संपन्न लोग अगर टैक्स दे रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो विद्रोही हैं और आपके दमन से धन दे रहे हैं? कौन-सी शब्दावली बोल रहे हैं? अविचारित। ऐसी भाषा पार्टियां बोलती हैं जैसे कि मानो धनियों से या तथाकथित उच्च जाति के लोगों के से या अभिजनों से बड़े-बड़े अ, संपन्न गृहस्थों से ये कोई दबा के उनका गला दबा के और वो बेईमान हैं, वो जैसे देश को एक रखना ही नहीं चाहते, वो जैसे कोई कल्याण काम करना ही नहीं चाहते। सरकार करा रही है इसलिए माने सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं। अरे आप भारत के विषय में बात कर रहे हैं कि किस दुनिया में आप रह रहे हैं? यहाँ तो दान की इतनी प्रशस्त परंपरा हिंदू समाज में रही है। सबसे ज़्यादा हमारे पुराणों में महिमा है, धर्मशास्त्रों में तो दान की है। और अभी भी आज ग्रहण था, ग्रहण के बाद कितने लोग गली-गली में दान दे रहे हैं। निकल आते हैं लोग शहरों में भी और गाँव कस्बों में भी कि दान दो, ग्रहण का दान दो। इतनी बड़ी संख्या भंडारे चलते हैं देश में कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग नित्य अन्न सत्रों, भंडारों और लंगरों में खाते हैं। तो ये कौन देता है इनको भई? वो दलित, भिखारी, भूख से मर रहे लोग देते हैं क्या ये सब? अन्न भंडार के लिए पैसा, लंगर के लिए पैसा, अन्न सत्रों के लिए पैसा, भंडारा के लिए पैसा कौन देता है? आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपने ये कैसे मान लिया है कि सरकार के द्वारा ही भारत के गरीबों का कल्याण होता है, बाकी लोग जैसे गरीबों से द्वेष रखते हैं, दुर्भाव रखते हैं। राजनीतिक दलों की भाषा इतनी भद्दी है, इतनी उबड़ है, इतनी गई गुजरी है, सदा ऐसे दिखाते हैं, ध्यान नहीं है शायद ज़्यादा। हम तो गरीबों के भाई जैसे ही आप एक जाति का पक्ष लेते हैं अथवा एक समुदाय का, वैसे ही आप दूसरे के विरुद्ध घृणा और कठोरता का निर्णय लेते हैं। अगर आपने कह दिया कि अ, अमुक-अमुक जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का हम विशेष संरक्षण करेंगे, इसका मतलब बाकी जातियों के प्रति आप द्वेष और दुर्भाव रखते हैं। कोई न्याय की बात, नारे में तो कम से कम मोदी जी में इतना संस्कार था कि भगवान की कृपा से उन्होंने मुख्य नारा तो ला दिया सबका साथ सबका विकास। लेकिन बाकी जगह ये इसकी गूंज ही नहीं है, बाकी वही बात चल रही है। भाई आप सारे समाज का करेंगे तो समाज में जाहिर है जिसमें अभाव है उसकी पूर्ति करें। जहाँ जिसका अभाव है उसकी पूर्ति करेंगे तो पूर्ति किसके करेंगे? दूसरों के सहयोग से ना। या तो ऐसा नियम बना दीजिए कि भारत में केवल वही प्रधानमंत्री होगा जो अतिशय गरीब होगा और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और वनवासियों का होगा या ओबीसी का होगा और वो भी बहुत गरीब होना चाहिए आपके अनुसार। तो जिसकी आमदनी 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने का अधिकारी नहीं रहेगा। जिसके परिवार में 5 लाख, 6 लाख से अधिक वार्षिक आय हो, उसको आप घोषित कर दीजिए कि ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव, सचिव, उप सचिव कुछ भी होने का अधिकारी नहीं है क्योंकि ये तो भाई अनुसूचित गरीबों की सरकार है। अन्यथा आप कहिए संपूर्ण भारत की सरकार है। भारत के प्रत्येक समाज का जाहिर है जिसके पास है वो देगा और जिसके पास नहीं है वो लेगा। तो उनका रिश्ता तो आप स्वस्थ ही बनाएँगे ना। ये थोड़ी कि देगी केवल सरकार, सरकार के पास आकाश से पैसा आता है। सरकार तो वस्तुतः सबसे बड़ी भिखारी संस्था होती है। टैक्स माँगते हैं नागरिकों से। अगर ध्यान से देखें, मैंने यहाँ कई बार वो क्योंकि भगवान की कृपा से सम्मान करते हैं नेता लोग, तो मैंने भाषण में भी कई बार कह दिया, "भई आप क्या देंगे? आप तो माँगते ही हैं ना। जनता से टैक्स माँगती है सरकार या जबरन वसूल छीनती है। धन सरकार जनता से या तो माँगती है प्रेम से या छीनती है। सरकारों के पास धन कहाँ से आ गया? लेकिन ये ईसाइयों का पैटर्न झूठ बोलने का जो चला है, तो आइडियोलॉजी की बात आने पर झूठ फैलता है, समाज में विद्वेष फैलता है, द्वेष दुर्भाव फैलता है, घृणा फैलती है, टूटन बढ़ती है। और संसार के जो भी नेशन स्टेट हैं, वो न तो पॉलिटिकल पार्टी के कारण हैं, आइडियोलॉजी के कारण होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो मैं ये बता रहा था, सब बातों का सार ये है कि संसार का एक भी नेशन स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के मत्थे नहीं। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका
अपने अपने चर्च के कारण नेशन स्टेट हैं। रूस भी अब ऑर्थोडॉक्स चर्च के कारण नेशन स्टेट है। जहाँ एक आइडियोलॉजी की पार्टी है वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो भारत के भी नेशन स्टेट को टिकाने का रास्ता सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का है वही है। उसके अनुसार नीचे तक शब्दावली सुसंगत होनी चाहिए। अब वो कम्युनिस्टों वाली, लफ्फाजों वाली, झूठे कपटी लोगों वाली शब्दावली जाना चाहिए, क्योंकि उससे नेशन स्टेट एक नहीं होता। ना तो पॉलिटिकल पार्टी से नेशन स्टेट होता एक, ना आइडियोलॉजी से नेशन स्टेट होता एक, और ना ही इस तरह के नेताओं और प्रशासकों के द्वारा झूठ छल करने से कोई नेशन स्टेट होता है। सत्य से, धर्म से, न्याय से ही नेशन स्टेट होता है। यही कहना था। नमस्कार। अगली बात फिर।